आप लोग इसमें शामिल हैं। मैं आज का जो सेशन है वो श्री दिनेश गंगवार जी का है, जिसमें वो आपको अकाउंटिंग मॉड्यूल और पीएफएमएस के संबंध में अवगत कराएंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है और इसमें वो हैंड ऑन प्रैक्टिस भी आपको करके दिखाएंगे। तो मेरा आप सभी डीपीआरओ साहबान से, समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी, एडीओ पंचायत साहबान, एडीओ पीआरओ साहबान और हमारे मैं आज का जो सेशन है वो श्री दिनेश गंगवार जी का है, जिसमें वो आपको अकाउंटिंग मॉड्यूल और पीएफएमएस के संबंध में अवगत कराएंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है और इसमें वो हैंड ऑन प्रैक्टिस भी आपको करके दिखाएंगे। तो मेरा आप सभी डीपीआरओ साहबान से, समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी, जो पंचायत साहबान, डीपीआरओ साहबान और हमारे मैं आज का सेशन है वो श्री दिनेश गंगवार जी का है, जिसमें वो आपको अकाउंटिंग मॉड्यूल और पीएफएमएस के संबंध में अवगत कराएंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है और इसमें वो हैंड ऑन प्रैक्टिस भी आपको करके दिखाएंगे। तो मेरा आप सभी डीपीआरओ साहबान से, समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी, पंचायत साहबान, डीपीआरओ साहबान और हमारे मैं आज का सेशन है वो श्री दिनेश गंगवार जी का है, जिसमें अकाउंटिंग मॉड्यूल और पीएफएमएस के संबंध में अवगत कराएंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर तो सर मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। जैसे कि सर ने अभी बताया कि आज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, तो पीएफएमएस भी उसमें शामिल है, ई ग्राम स्वराज भी उसमें शामिल है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पीएफएमएस से। सभी लोग वैसे जानते हैं, अवगत हैं पीएफएमएस से, लेकिन फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताता हूँ, एक बार समझाता हूँ कि पीएफएमएस क्या होता है और पीएफएमएस में कैसे कैसे काम होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेशन की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम लोगों को कैसे काम करना होता है। क्योंकि अगर हमारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी बीच में सब लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी कि वेंडर अप्रूव नहीं हो रहे हैं, पीएफएमएस में पासवर्ड रिसेट नहीं हो रहे हैं, पेमेंट्स नहीं बन रही है, पेमेंट बनाने के बाद वो डिजिटली साइन में शो नहीं हो रही है, हमारी डीएससी इनरोल नहीं हो रही है। तो एक एक करके मैं आपको सारे स्टेप्स अभी दिखाऊंगा यहाँ पर। तो पहले मैं हल्का सा पीएफएमएस के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। पीएफएमएस एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फंड की हायरार्की को प्रदर्शित करता है। फंड की हायरार्की से हमारा मतलब है कि एक फंड पहले हमारे पास स्टेट में आया, स्टेट से हमने डिस्ट्रिक्ट को दिया, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में गया, डिस्ट्रिक्ट से ग्राम पंचायतों में गया। तो एक ये फंड की हायरार्की है हमारी कि फंड कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। पहली चीज, इसमें एक ईएटी मॉड्यूल होता है। ईएटी, ई बोले तो ई मतलब एक्सपेंडिचर, ए मतलब एडवांस, टी मतलब ट्रांसफर। तो तीनों का अलग अलग मतलब है। एक्सपेंडिचर हम ई मतलब एक्सपेंडिचर हम अपने वेंडर्स को करते हैं जिनसे हमने काम कराया हुआ होता है। ए मतलब एडवांस, अगर एडवांस में हमें किसी को कुछ फंड ट्रांसफर करना होता है किसी काम का, या एनी अदर कुछ एडवांस हमें पैसा देने होते हैं, तो हम एडवांस मॉड्यूल यूज करते हैं। ट्रांसफर सिंपल सी चीज है कि मैं एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को अगर फंड ट्रांसफर कर रहा हूँ तो वो मैं ट्रांसफर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग करूंगा। तो ये ईएटी मॉड्यूल का जस्टिफिकेशन है। अब मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन सभी लोगों को दिख रही होगी।
लॉग आउट करेंगे। अभी देखिए मैंने PFMS में लॉगिन किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से अगर बता रहा हूँ तो मैं आपको अगेन फिर से बताता हूँ कि ये हमारी डायरेक्टरेट की आईडी है, जो कि मेन आईडी है। हमारे पास हर पंचायत की, हर ब्लॉक की, हर जिला की, मतलब DPR ऑफिस की और डायरेक्टरेट की एक मेन आईडी हम लोगों को मिली हुई है, जिसको हम बोलते हैं एडमिन आईडी या फिर एजेंसी ADM आईडी। इस आईडी का बेसिकली यूज होता है कि आप अपने लिए मेकर एंड चेकर क्रिएट करिए। वो मेकर एंड चेकर क्रिएट कैसे होंगे वो मैं बताऊंगा। इस ADM आईडी का और क्या रोल है वो भी मैं बताता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले इस ADM आईडी से हम क्या क्या करेंगे। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं किसी ग्राम पंचायत से मैंने लॉगिन किया हुआ है और उस ग्राम पंचायत की जो ADM आईडी है उसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी स्कीम्स के साथ अकाउंट नंबर को मैप करेंगे। अब स्कीम्स के साथ अकाउंट नंबर की हम मैपिंग कैसे करेंगे, तो देखिए ये हमारी जो मेन आईडी है ADM आईडी या एडमिन आईडी, हम उसी से करेंगे। तो ये माई स्कीम करके एक सेक्शन आएगा हमारा, माई स्कीम में जाएंगे, रजिस्टर न्यू स्कीम में जाएंगे, रजिस्टर न्यू स्कीम पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है स्कीम। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट स्कीम के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सर्च में कुछ नहीं आ रहा, मैं नॉर्मली सर्च कर देता हूँ। तो देखिए इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं इसमें, ये पेजिंग भी बहुत सारी है। तो इसको कम करने के लिए हमने क्या करवाया है, हमने हर एजेंसी का एक कोड जनरेट करवा रखा है PFMS में। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग से कि अगर मैं 14 फाइनेंस कमीशन की बात करूं तो UK 95 है। तो जैसे ही मैं UK 95 लिखूंगा तो हमारी एजेंसी का नाम, हमारी स्कीम का नाम आ जाएगा। UK 199 अगर मैं सर्च करूंगा तो देखिए राज्य वित्त आयोग आ जाएगा, उत्तराखंड का स्कीम कोड है ये, राज्य वित्त का, पंचायती राज विभाग का हमारे। UK 230 करूंगा तो देखिए हमारी 15 वित्त स्कीम का कोड आ जाएगा। UK 187 करूंगा तो देखिए RGS जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है उसका कोड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ पर 15 वित्त का खाता मैप करना है अपना, तो मैं UK 230 डालूंगा, स्कीम आएगी उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पर पूछेगा सेलेक्ट फंडिंग एजेंसी, आई विल रिसीव फंड फ्रॉम डायरेक्टली, I will receive funds directly from central government, I will receive funds from directly state government, I will receive funds from this agency। अब इसमें देखो डिपेंड करता है, अगर मैंने ग्राम पंचायत से लॉगिन किया है तो उस ग्राम पंचायत को फंड कहाँ से गया है, अगर स्टेट से आया है तो वो स्टेट सेलेक्ट करेगा, और अगर उसकी अपर एजेंसी यानी DPRO सर के यहाँ से बजट जाएगा तो वो आई विल रिसीव फंड फ्रॉम दिस एजेंसी करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो। तो मैं अभी फिलहाल सेकंड वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर वो बैंक का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट बैंक, हमारा किस बैंक में अकाउंट है, तो मैंने इंडियन बैंक ले लिया एग्जांपल के लिए। सेलेक्ट ब्रांच, तो सेलेक्ट ब्रांच में सिर्फ आपको IFSC कोड डालना है। कब से म्यूट करें? सेलेक्ट ब्रांच में हम यहाँ पर INDB अपना IFSC कोड डालेंगे और सर्च करेंगे, तो जो मेरा बैंक ब्रांच होगा उसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं फिक्स में डमी अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पर बैंक का नाम होगा, अगर ग्राम पंचायत की बात करूँ तो वहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम होगा, तो जो भी खाते का नाम होगा वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा एजेंसी अकाउंट स्कीम कंपोनेंट मैपिंग, इस पे आप सेलेक्ट करेंगे जितने भी कंपोनेंट थे, क्योंकि हम अकाउंट जो मैप कर रहे हैं सभी कंपोनेंट्स के लिए कर रहे हैं। तो बल्क पे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे हम यहाँ पर।
उसके बाद फिर इसको सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो ये आपका जाएगा अप्रूवल के लिए। अगर आप ग्राम पंचायत से इसको ऐड करेंगे तब भी स्टेट पे अप्रूवल के लिए आएगा, अगर आप डिस्ट्रिक्ट से ऐड करेंगे तब भी हमारे स्टेट पे अप्रूवल के लिए आएगा, आप ब्लॉक से ऐड करेंगे उसके बाद भी हम स्टेट से इसको अप्रूव करते हैं। आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो अकाउंट हमारा अप्रूव है या नहीं है? उसको चेक करने के लिए माई स्कीम में जाएंगे, फिर मैनेज में जाएंगे। आप जैसे ही मैनेज क्लिक करेंगे तो आपने अपनी ग्राम पंचायत में जितने भी अकाउंट ऐड किए होंगे, जिस जिस स्कीम के साथ किए होंगे, वो सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला अकाउंट है हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग पंचायत सशक्तिकरण अभियान PSA, उसका कोड दिया हुआ है 9279। पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, एजेंसी का नाम ये है, स्टेटस इसका अप्रूव है, अकाउंट नंबर ये है, इसका बैंक स्टेटस अप्रूव है, ब्रांच स्टेटस अप्रूव है, फंड कहाँ से रिसीव होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव होता है। ऐसे आपको सारा दिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए पेंडिंग वाला आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान योग 95, बैंक डिटेल नॉट अवेलेबल, एजेंसी का नाम ये आ गया, स्टेटस अप्रूव्ड है, अकाउंट नंबर मैंने गलत लिखा हुआ है तो देखिए बैंक स्टेटस का पेंडिंग आ रहा है। अगर अकाउंट नंबर सही नहीं होगा तो उसको बैंक का स्टेटस उसका एक्टिवेट नहीं होगा, वो अप्रूव नहीं होगा, वो पेंडिंग होगा या तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा वो। ये देखिए जितने भी आपने अकाउंट ऐड किए होंगे स्कीम्स के साथ वो सारे आपको शो हो जाएंगे। तो ये जो आपने अकाउंट ऐड किए हैं वो दिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्रोसेस जो हमारी रहेगी एडमिन आईडी में कि हम स्कीम्स के साथ अकाउंट की मैपिंग कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको वो दिखाया। अब सेकंड इसमें आता है कि भाई ठीक है मैंने अकाउंट मैप कर लिया, अकाउंट मैपिंग के बाद मेरे को क्या करना है एडमिन आईडी से। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस आती है हमारी कि हम एडमिन आईडी से अपने मेकर और चेकर क्रिएट करते हैं। मेकर अलग अलग लेवल पे अलग अलग मेकर होते हैं और अलग अलग चेकर होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारे जो मेकर हैं वो हमारे ऑफिस में अकाउंटेंट सर लोग हैं और चेकर हमारे DPRO सर लोग हैं। ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक में हमारे BDO सर जो है वो मेकर हैं और चेकर हमारे प्रमुख जी हैं। अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत में तो हमारे BDO जो हैं वो हमारे सारे के सारे मेकर हैं, हमारे प्रधानगण जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे चेकर हैं। मतलब साइनिंग अथॉरिटी जिसको है जो पेमेंट इनिशिएट कर रहे हैं और जो पेमेंट को अप्रूव कर रहे हैं। मेकर मतलब कि वो डेटा एंट्री कर रहे हैं और डेटा एंट्री के बाद वो पेमेंट को इनिशिएट कर रहे हैं, पेमेंट बना रहे हैं। चेकर उसको अप्रूव कर रहे हैं। तो मेकर चेकर का कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन मेकर चेकर बनेंगे कैसे वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये भी एडमिन आईडी से ही बनेंगे। आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में इतने सारे मेन्यू दे रखे हैं, इसमें एक मास्टर्स करके आ रहा है, मास्टर्स पे क्लिक करेंगे, यूजर्स पे क्लिक करेंगे, देन ऐड न्यू पे जाएंगे। आप ऐड न्यू पे जाने के बाद देखिए टाइप ऑफ यूजर आ रहा है, इसमें तीन ड्रॉप डाउन में शो हो रहे हैं। एक हो रहा है एजेंसी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, एजेंसी डेटा अप्रूवर, एजेंसी डेटा ऑपरेटर। तो एजेंसी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास आईडी बनी हुई है। हमें जो बनाना है वो डेटा अप्रूवर और डेटा ऑपरेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटा ऑपरेटर कौन हुए, हमारे जो उसको वेरीफाई करेंगे, जो अप्रूव करेंगे, जो चेकर हैं हमारे। तो मान लीजिए कि मैं डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये लॉगिन आईडी मिनिमम 4 कैरेक्टर्स, लॉगिन आईडी के 4 कैरेक्टर ही रखने, इस तरीके का ये दे रहा है। अब इसमें मैं सबमिट करूंगा तो जैसे मैं सबमिट करूंगा मेरा एक चेकर क्रिएट हो जाएगा।
क्योंकि ऑलरेडी लाइव है पोर्टल, इसलिए मैं सबमिट नहीं करूंगा अभी। एक सिर्फ आपको जनरल व्यू दे रहा हूँ कि आपको मेकर और चेकर कैसे क्रिएट करने हैं। सेम प्रोसेस आप करोगे मेकर के लिए। तो मेकर के लिए आपको डेटा ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एजेंसी डेटा ऑपरेटर, उनका फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम, उनकी ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उनका फोन नंबर और लॉगिन आईडी। आप अब इसमें आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो है आपकी, वो आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करना है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको सही फिल करनी है। सही इसलिए फिल करनी है कि इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड जब आप करेंगे तो उसके लिए एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपकी मेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर दोनों पे आता है। वो अब हम आपको दिखाएंगे वो कैसे होगा। अभी तो सिर्फ मेकर और चेकर का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि टाइप ऑफ यूजर्स में एजेंसी डेटा ऑपरेटर सेलेक्ट करना है मेकर के लिए, और चेकर के लिए एजेंसी डेटा अप्रूवर सेलेक्ट करना है। यहां से आपके मेकर और चेकर बन जाएंगे। एडमिन की आईडी से हमें यही दो काम करने होते हैं। बाकी रिमेनिंग रिपोर्ट्स वगैरह सेक्शन वो लास्ट में बताऊंगा आपको कि रिपोर्ट्स हम कैसे चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं मेकर की आईडी में कि मेकर की आईडी से हम कैसे काम करेंगे और क्या होगा। अभी देखिए मैंने मेकर की आईडी से अभी लॉगिन किया है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, हमें अपने वेंडर्स को एक्सपेंडिचर करना है। उनको वेंडर को जो हमने काम कराए हैं उनको हमें पैसे देने हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने वेंडर्स को ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे अपनी मेकर की आईडी से। तो मेकर की आईडी से लॉगिन करेंगे तो ये देखिए मैंने मेकर की आईडी से लॉगिन किया है। कैसे पता चल रहा है, इसका यूजर टाइप जो है वो है एजेंसी डीओ। एजेंसी डीओ मतलब डेटा ऑपरेटर। और अगर मैं जब चेकर से अप्रूव लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर आएगा एजेंसी डीए, डेटा अप्रूवर। ये आपको डिफरेंस बताएगा कि आपने मेकर से कब लॉगिन किया है और चेकर से आपने कब लॉगिन किया है। एजेंसी डीओ मेकर, एजेंसी डीए डेटा अप्रूवर। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में मेकर और चेकर का नाम सेम हो। मैं दिनेश गंगवार हूँ, हो सकता है कि कहीं कंडीशन ऐसी हो कि मेकर भी दिनेश गंगवार हो और चेकर भी दिनेश गंगवार हो। अब आईडी भी आपने सेम बना दी, मेकर चेकर की डिटेल में मेल आईडी, आपने फोन नंबर डिफरेंस अलग अलग कर दिया होगा। तो वहां पे आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई वहां पर आप ऐसे करेंगे कि जहाँ पे डीओ लिखा हुआ आएगा यानी वो आपका डेटा ऑपरेटर मेकर है, और जहाँ पे डीए लिखा हुआ आएगा वहां पर आपका वो चेकर है। तो लॉगिन किया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मैंने मेकर से ही लॉगिन किया है। अब इसमें हम वेंडर्स को कैसे ऐड करेंगे, तो वेंडर्स को ऐड करने की मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अभी मास्टर्स में जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यूज हैं। मास्टर्स में जाएंगे, वेंडर्स में जाएंगे और ऐड न्यू पे जाएंगे। आप ऐड न्यू पे जाने के बाद ये फॉर्म ओपन होके आएगा आपके पास। अब इसमें हमारे पास दो तरीके के वेंडर्स हैं, एक हमारे एम्प्लॉय हैं, एक हमारे जीएसटी नंबर है जो फर्म है हमारे पास, जो हमारे पास फर्म है। तो जो अब इसमें टाइप कि वो वेंडर किस टाइप का है, वो पर्सनल है, कमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, एनजीओज है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, डिपार्टमेंट ऑफिसर्स है, क्या है वो। तो उस वेंडर्स का टाइप हमें सेलेक्ट करना। अगर हम किसी एम्प्लॉय को ऐड करेंगे तो हम पर्सनल सेलेक्ट करेंगे, उसका यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, मैं कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे इसमें आप, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी एक्चुअल।
तो मैं तो यहाँ पे ऐसे ही लेके आ गया, इसको आप एक्चुअल डाल दीजिएगा। जीएसटी नंबर नहीं होगा, उनके फादर का नेम होगा, आपको फादर का नेम मेंशन करना है। उनका पैन नंबर होगा आपके पास, उनका एड्रेस होगा, सिटी होगी, पिन कोड होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा, उनकी मेल आईडी होगी, इतनी चीज आपको ऊपर भरनी है। उसके बाद बैंक नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आप सीधे यहाँ पे करेंगे ऐड बैंक डिटेल। ये मेरा अकाउंट नंबर ऑलरेडी ऐड है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई वेंडर ऑलरेडी ऐड होगा तो उसके बाद की प्रोसेस आपकी क्या रहेगी। तो ऐड बैंक डिटेल करेंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ बन के आ जाएगा। बैंक का नाम, ब्रांच नेम अभी नहीं आएगा, इसका स्टेटस अभी अप्रूव नहीं है इसलिए। एक्टिव क्या, अकाउंट नंबर ये आ गया, स्टेटस इसका एक्टिव है, एक्शन में अभी कुछ नहीं आ रहा है, वर्चुअल अकाउंट है इसलिए बोला फॉल्स नहीं है। अब मैं इसको सेव करूंगा। अभी जैसे ही मैं सेव करूंगा तो एक ऊपर पॉपअप आएगा, ये देखिए दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद वेंडर, मतलब ये मेरा जो अकाउंट नंबर है वो ऑलरेडी ऐड हो रखा है। उसका यूनिक कोड ये है, देखिए वेंडर के भी अपने कोड जनरेट होते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं दिखाऊंगा। मैंने अभी आपको एक सिंपल वेंडर प्रोसेस दिखाई है कि अगर वो नहीं होगा ऐड पहले से पीएफएमएस में तो वो तुरंत ऐड हो जाएगा, जो मैंने अभी प्रोसेस की है। अगर वो पहले से ऐड होगा तो क्या होगा, इस तरीके से पॉपअप आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो इसका यूनिक कोड आएगा इसको कॉपी करना है, मास्टर्स में जाना है, वेंडर्स में जाना है और मैनेज में जाना है। आपने मैनेज में जाना है, मैंने जो यूनिक कोड कॉपी किया था उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर वो वेंडर मैंने खुद बनाया है तो वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी और सर्च करोगे आप तो देखिए आ गया दिनेश कुमार गंगवार। पर्सनल टाइप, क्योंकि मैं पर्सनल हूँ, मेरी कोई फर्म नहीं है, मैं कोई जीएसटी नंबर नहीं है मेरे पास, तो मैंने पर्सनल टाइप सेलेक्ट किया हुआ है। अकाउंट होल्डर नेम दिनेश कुमार मेरा नाम है। डिटेल ये है, जो मैंने यूनिक कोड फाइंड आउट किया था वो है। बैंक नेम ये है, बैंक अकाउंट नंबर ये है, आईएफएससी कोड ये है। क्रिएट मैंने किस आईडी से किया था, इसमें जिस आईडी से फर्स्ट टाइम क्रिएट होगा वो आएगा, किस डेट को क्रिएट किया था वो आएगा। बैंक स्टेटस क्या है, सक्सेस इन बैंक है, यानी कि मेरा अकाउंट अभी एक्टिव है। अगर ये किसी और ने अगर ऐड किया होता तो यहाँ पर देखिए आएगा वेंडर नॉट मैप्ड विद मी। मतलब जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये अभी तो आएगा नहीं, यहाँ पर मैं दूसरा वेंडर दिखाता हूँ आपको। कोई वेंडर नॉट मैप्ड विद मी, मैं डमी के तौर पे कोई अकाउंट नंबर ले लेता हूँ जो हमारे साथ मैप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक वेंडर है जो पीएफएमएस में तो ऐड है लेकिन हमारे साथ मैप नहीं है, उसको हमें पेमेंट करनी है। तो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन में देखेंगे, यहाँ पे तीन इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, यानी कि उस वेंडर को मैंने रजिस्टर्ड किया है। वेंडर नॉट वेंडर मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर, यानी वेंडर मैंने मैप तो किया है अपने पास लेकिन वो रजिस्टर किसी और ने किया था, ऐड किसी और ने किया था। वेंडर्स नॉट मैप्ड विद मी, जो कि मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि वेंडर क्रिएटेड तो है, किसी ने क्रिएट तो कर रखा है लेकिन वो मैप्ड नहीं है मेरे साथ अभी। तो मैं इसको कर रहा हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने अकाउंट नंबर सर्च किया तो ये वेंडर 2 बार क्रिएट हो रखा है। तो देखिए किसने क्रिएट किया, ये आईसीआईसीआई बैंक ने क्रिएट किया हुआ है और डेट भी आ रही है, इन्होंने इस डेट में क्रिएट किया। अब मुझे क्या करना है, अगर इस वेंडर को मुझे मैप करना होगा तो मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा और मैप वेंडर पे मैं क्लिक करूंगा।
जैसे ही मैं मैप वेंडर पे क्लिक करूंगा ये वेंडर मेरे को दिखना शुरू हो जाएगा। मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ये वेंडर मैं मैप कर रहा हूँ। देखिए सेलेक्ट वेंडर बेनिफिशियरी मैप सक्सेसफुली। अभी मुझे कहाँ दिखेगा, वेंडर मैप्ड विद रजिस्टर्ड बाय अदर में करूंगा। अकाउंट नंबर मैंने सेम किया हुआ है। इसमें प्रोसेसिंग हो रही है थोड़ा सा। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती हमें कुछ नहीं करना है। इसमें प्रोसेसिंग है, थोड़ा टाइम लग रहा है, यदि कभी कभी इंटरनेट का इशू होता है। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ जो वेंडर हमने मैप किया था। ये देखिए, ये वेंडर पहले हमें दिख रहा था, ये वेंडर नॉट मैप विथ मी में। अब इस वेंडर को मैंने जैसे ही मैप किया तो ये वेंडर आ गया मेरा मैप्ड वाले में आ गया। हमने जो वेंडर मैप किया था, देखिए ये वाला वेंडर हमारे साथ। अब मुझे इसको अगर अनमैप करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं इसको अनमैप कर दूंगा। यू कैन नॉट अनमैप मोर देन वन वेंडर्स। कोई बात नहीं, हम एक ही करके कर देते हैं। तो मैप कैसे करते हैं और अनमैप कैसे करते हैं, अगर किसी वेंडर को पेमेंट नहीं करनी है, उसको अनमैप करना है तो अनमैप कैसे करेंगे वो भी अभी मैंने आपको शो कर दिया है, और उसको मैप कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा नहीं है, पीएफएमएस में एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर एक फर्म या एक एम्प्लॉय को हमने किसी पंचायत में या किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल में या स्टेट लेवल में भी इनफैक्ट या उत्तराखंड में किसी भी एजेंसी ने अगर उसको पीएफएमएस में ऐड कर दिया है तो उस वेंडर को, उस एम्प्लॉय को हमें दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। उसको फिर हमें मैप करना होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि उसको हम मैप कैसे करते हैं। ये मैप और अनमैप की प्रोसेस थी। अब हम आते हैं कि इसमें पेमेंट मैं तब बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डीएससी का क्या रोल रहता है, डीएससी कैसे रजिस्टर करते हैं। तो देखिए इसके लिए देखो पीएफएमएस में एक चीज समझने वाली चीज ये है कि सिर्फ एक ही डीएससी से इसमें पेमेंट होती है, और जो वो डीएससी इनरोल होती है वो होती है हमारी चेकर की आईडी में। चेकर की आईडी में उसको कैसे इनरोल करते हैं, उसका कैसे वर्किंग होती है, वो मैं सभी आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाई वन। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं डीएससी इंस्टॉल करने की, और कुछ एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं जावा। तो आपके सिस्टम पे पहली बात डीएससी के लिए जावा इंस्टॉल होना चाहिए।
आपके जिस भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं आप। दूसरा, जो हमारी डीएससी रजिस्टर्ड होती है या डीएससी वर्क करती है, वो हमारी इंटरनेट एक्सप्लोजर पे करती है, वो क्रोम पे वर्क नहीं करती है, वो मोजिला फायरफॉक्स पे काम नहीं करती है, वो ओपेरा ब्राउजर से उन पे काम नहीं करती है, वो सिर्फ इंटरनेट एक्सपोजर पे ही काम करती है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को। तो मैं बेसिक बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ आपको कि आप डीएससी कैसे रजिस्टर्ड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी चेकर की आईडी लॉगिन करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि चेकर की आईडी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो नाम आएगा उनका, जो भी नाम आपने लिखा होगा। उसके बाद यूजर टाइप आएगा एजेंसी डीए, एजेंसी डेटा अप्रूवर, का मतलब है कि ये हमारे चेकर की आईडी है। उसके बाद आपको मास्टर्स में जाना है, क्योंकि इसमें डीएससी मेरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता सकता हूँ कि स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो करने हैं आपको। सबसे पहले आपको चेकर की आईडी लॉगिन करनी है। इंटरनेट एक्सप्लोजर ब्राउजर में डीएससी मैनेजमेंट में जाना है, इनरोल डीएससी में जाना है आपने। तो इसमें आ रहा है यू हैव ऑलरेडी इनरोल डिजिटल सिग्नेचर, तो इसलिए मेरा फॉर्म ओपन नहीं होगा इस आईडी से। इसके बाद की मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ये फॉर्म खुल के आएगा, यहाँ पर आप अपनी डीएससी लगाएंगे, आपसे वो स्कीम पूछेगा कि किस स्कीम के लिए आप डीएससी को इनरोल कर रहे हैं। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद नीचे ड्रॉप डाउन में दो चीजें पूछता है कि आप यूसी काउंटर साइन के लिए उसको इनरोल कर रहे हैं या नॉर्मली यूज करने के लिए कर रहे हैं। तो यूसी काउंटर वाला आप सेलेक्ट ना करें, जो दूसरा वाला ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट करके उसको सबमिट कर दें, सेव कर दें उसको। जावा की प्रोसेस होगी कुछ टाइम तक। उसके बाद आपसे आपका पिन मांगेगा। पिन मांगने के बाद वो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। जब वो आपकी डीएससी इनरोल हो जाएगी तो इस तरीके से आएगा। यूजर का नेम, इनरोल जिस दिन डेट करी, डीएससी पे नाम किसका है, ओनर ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, किसने इशू किया हुआ है, वैलिड कब से कब तक है, ये रजिस्ट्रेशन कब हुआ था इसका, रजिस्टर अप टू कब तक है, इसका स्टेटस क्या है, अप्रूव। एक्शन देखना है तो मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये इसका सीरियल नंबर है, ओनर, सारी डिटेल, किस स्कीम के लिए मैंने किया। देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए क्या है, और डिजिटली साइन बेनिफिशियरीज लिस्ट के लिए क्या है। जो पर्पज मैं आपसे कह रहा था कि दो तरीके के पर्पज आएंगे वहां पर, एक आएगा डिजिटली साइन बेनिफिशियरीज लिस्ट और एक आएगा यूसी साइन के लिए। तो आपको वहां पर डिजिटली साइन बेनिफिशियरीज लिस्ट सेलेक्ट करके आपको अपनी डीएससी को इसमें रजिस्टर्ड करना है। तो जब आपकी डीएससी रजिस्टर्ड हो जाएगी इसमें, तब आप आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेमेंट का क्या प्रोसीजर है। पेमेंट हम कैसे करेंगे इसमें। अब जैसे मैंने कुछ स्टार्ट में बताया था कि इसमें 3 मॉड्यूल होते हैं। पीएफएमएस जो वर्क करता है वो ईएटी मॉड्यूल पे वर्क करता है। ई मतलब एक्सपेंडिचर, ए मतलब एडवांस, टी मतलब ट्रांसफर। तो ये तीनों मॉड्यूल आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मेरी स्क्रीन पे विजुअल हो रहे हैं आपको ईएटी। तो अभी आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमें किसी एक वेंडर को भुगतान करना है जिसने हमारे लिए कुछ एक्स काम किया हुआ है। मान लीजिए कि मैं किसी ग्राम पंचायत से मैंने लॉगिन किया है, किसी वेंडर ने मेरे को रेता बजरी दिया था, उस रेता बजरी का मैं उस वेंडर को पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं एक्सपेंडिचर में जाऊंगा, एड न्यू में जाऊंगा और ये काम मैं अपनी मेकर की आईडी से करूंगा। अब मैं स्कीम सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ से तो खैर यूके 187 में ही होता है। ग्राम पंचायत तो राज्य वित्त से भुगतान करती है, तो वो यूके 199 सेलेक्ट करेगा अपना राज्य वित्त। अब मेरा अकाउंट नंबर क्या है, जिस अकाउंट नंबर से मुझे फंड ट्रांसफर करना है। एक्सपेंडिचर मैं किसको कर रहा हूँ, मैं वेंडर को कर रहा हूँ, तो मैं वेंडर सेलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे सेलेक्ट वेंडर करूंगा कि मैं किस वेंडर को पेमेंट कर रहा हूँ। तो जितने भी वेंडर आपने ऐड कर रखे होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो हमने मान लिया, एग्जाम्पल के लिए ले लिया। अब यहाँ पे लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर नंबर, पेमेंट का कोई बिल नंबर वगैरह होता है। जब बिल कोई रेज करता है तो उसका कोई बिल नंबर होता है। हमारे यहाँ से जब पेमेंट्स होती हैं या फिर हमारे डीपीआरओ कार्यालय से या फिर ब्लॉक कार्यालय से पेमेंट होती है, तो हमें एक लेटर मिलता है। उस लेटर में हमारी डिस्पैच नंबर होता है और डेट होती है। तो उस डिस्पैच नंबर और डेट
के लिए हम यहाँ पर वो डालते हैं। मान लीजिए कि आज 19 तारीख है, तो मैं 19 जुलाई 2021 ऑब्लिक, अभी किस काम की मैं पेमेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं रेत की कर रहा हूँ, तो मैंने रेत लिख दिया। किसको कर रहा हूँ, ये जिला पंचायत वेंडर का नाम भी मैंने मेंशन कर दिया। क्यों, ये अपने रिकॉर्ड के लिए। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर। इसको मैंने कॉपी कर दिया। अब वो लेटर किस डेट का है, डिस्पैच लेटर जो मैं बात कर रहा था, आज का ही है जी, मैं आज ही पेमेंट कर रहा हूँ उसको। कितने रुपए की पेमेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए कि
गंगा जी आवाज नहीं आ रही। गंगा जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सर अभी आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही, आ रही, आ रही आवाज, क्लियर आवाज। क्लियर है सर आवाज अब? हाँ क्लियर क्लियर। तो जैसे कि मैं अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी देर से आवाज नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर पेमेंट बनाना सिखा रहा था एक तरीके से कि हम पेमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन में तो स्टेप बाय स्टेप शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि टैक्स कलेक्शन के बारे में आपको बता रहा था कि टैक्स हम कैसे कलेक्ट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए किसी पंचायत में हमें 100 रुपए आया है और 90 रुपए हमें एक्चुअल वेंडर्स को पेमेंट करनी है, 10 रुपए के हमारे टैक्सेस रहते हैं। तो कोई भी प्रोविजन नहीं है हमारे पास ऐसा कि अभी हम ऑनलाइन ही टैक्सेस जमा कर सकें, चाहे वो रॉयल्टी हो, चाहे वो टीडीएस हो, चाहे वो जीएसटी हो। लेकिन हम उनको सॉफ्टवेयर में दिखा सकते हैं कि भाई हमारे पास 100 रुपए आया था तो हमने 10 रुपए यहाँ खर्च कर दिया, 90 रुपए हमने वेंडर को दे दिया। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि जिस वेंडर को हम भुगतान कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने इसको 100 रुपए का भुगतान किया है, पेमेंट बनाया है, 90 रुपए इस वेंडर के पास जाना है और 10 रुपए हमें इसका जीएसटी काटना है। तो हम यहाँ पे डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल्स पे यहाँ पे पहले नो होता है, हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जिसके जिसके फेवरिंग में जाना है, अब आप हम सब अवगत हैं कि हमारे पास 2 जीएसटी है, एक सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए मैंने 5 रुपए सेंट्रल में काट दिया जीएसटी और 5 रुपए में स्टेट जीएसटी में काट देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो वेंडर को भुगतान जाएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे 90 रुपए आ गया। मैंने जैसे ही यहाँ पे डिडक्शन किए 10 रुपए का, तो अब इस वेंडर को 90 रुपए जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि टीडीएस भी काटना है जी मेरे को, तो इसका 5 रुपए, ठीक है जी, टीडीएस भी काट लीजिए आप। 85 हो गया इस वेंडर पे। मेरे को रॉयल्टी भी काटनी है इस पे 5 रुपए की, लीजिए रॉयल्टी भी काट लीजिए जी। मैंने पेमेंट 100 रुपए की बनाई थी, लेकिन अब 80 रुपए उस वेंडर के पास जाएंगे और 20 रुपए का मेरा डिडक्शन हो गया यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को इसमें रॉयल्टी नहीं काटनी थी, गलती से कट गई, तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही रिमूव करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर 85 आ गया। आपको लगता है कि मेरे को तो सिर्फ जीएसटी काटनी थी, टीडीएस नहीं काटना था, टीडीएस गलती से कट गया, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, रिमूव करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 90 आ गया। उसके बाद जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई अब मेरी पेमेंट ठीक है, 10 रुपए के मेरे डिडक्शन थे, 90 रुपए मेरे को वेंडर को भुगतान करना था, तो हम अब इसको कंफर्म करेंगे। तो जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा तो इस तरीके से बन के आएगा। देखिए डेट, जो सेंशन डेट नंबर था मेरा, मेरा बाउचर नंबर, डेट क्या थी, किस अकाउंट से पैसा जा रहा है, स्कीम से जा रहा है, स्टेटस अभी इसका क्रेडिटेड है, अमाउंट मैंने कितने अमाउंट का ये बाउचर बनाया था, किस आईडी से मैंने बाउचर बनाया था, पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर क्या था जो मैंने डाला था नीचे,
जब हम पेमेंट बना रहे थे, मेरी एजेंसी का नेम क्या है, जिस एजेंसी से मैं बना रहा हूँ, मेरी बैंक डिटेल क्या है, मतलब बैंक का नेम क्या है, किस दिन मैंने क्रिएट किया है वाउचर, किसको जा रहा है, किसके अकाउंट नंबर में जा रहा है, कितने रुपए जा रहे हैं, उसका IFSC कोड क्या है, इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है, मैं उसको TPA से पेमेंट कर रहा हूँ या DSC से पेमेंट कर रहा हूँ, ये सारी डिटेल आएगी यहाँ पर। जो मेरा डिडक्शन है, देखिए डिडक्शन यहाँ मेरे शो हो रहे हैं कि सेंट्रल GST मैंने 5 रुपए रखा हुआ है, स्टेट GST मैंने 5 रुपए रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्कीम कंपोनेंट आ गया कि ये जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो किस कंपोनेंट से कर रहा हूँ स्कीम के। फिर लास्ट में ये देखिए अकाउंट नंबर आ गया वेंडर का, जो मैंने वाउचर बनाया था, पेमेंट बनाई थी, वो आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है ये सबमिट फॉर अप्रूवल या फिर पे डिटेल्स। अब पे डिटेल्स तो मैंने ऐड कर दी है इसमें पहले ही। अब मैं सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक करूंगा। तो सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, जो मेरी पेमेंट्स थी वो मेरी पेमेंट्स अब सक्सेसफुली सेव्ड हो गई है। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे अब चेकर में जाना है, चेकर से मैं अप्रूव करूंगा इसको। वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमने मेकर से पेमेंट क्रिएट कर दी है, अब हम चेकर से इसको बना रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर सर तो अभी जो हमने पेमेंट बनाई है, अब उस पेमेंट को हमें अप्रूव करना है। तो अप्रूव के लिए हमने देखिए पेमेंट एक्सपेंडिचर से बनाई थी, तो अब मैं एक्सपेंडिचर में जाऊंगा, मैनेज करूंगा। मैंने जिस स्कीम से पेमेंट बनाई थी उस स्कीम को मैं सेलेक्ट करूंगा। देखिए इस तरीके की कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी आप बहुत देर से मुझे नोटिस कर रहे होंगे कि मैं लॉग आउट नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं सीधे ब्राउजर पे जाके उसको एंटर कर दे रहा हूँ और वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जा रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर की दिक्कत नहीं होती, ये हमारे ब्राउजर की दिक्कत होती है। हम लोग कह देते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है और ये चल नहीं रहा। अब देखिए मैं यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन स्कीम मेरी नहीं आ रही है, यहाँ पर अकाउंट नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन आप जरा इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलिए। अभी आप देखिए मैं क्रोम पे काम कर रहा हूँ, क्रोम पे मेरे को वो स्कीम शो नहीं हो रही। दूसरा वाला, दूसरा वाला, ये वाला वो वाला होगा। सर्च इसको बंद करो, हाँ सर्च करो इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए दो तरीके के इंटरनेट एक्सप्लोरर होते हैं, जिसमें हमारी एप्लीकेशन काम करती है PFMS। उसका आइकन देख लीजिए, उसका कलर देख लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का। इसके नीचे भी एक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज करके खुल जाता है, इसमें काम नहीं करता। हमारा PFMS इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलेगा इसमें।
अब करो। अब देखिए मैंने इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे लॉगिन करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक मैं क्रोम पे काम कर रहा था तो मेरा क्रोम ब्राउजर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेंडिचर में जाऊंगा, मैनेज करूंगा जो मैंने पेमेंट्स बनाई है अभी। यहाँ पे देखिए यूके 187 और यहाँ पे अकाउंट नंबर। लेकिन मैंने यहाँ पर इंटरनेट एक्सपोजर में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर स्कीम शो मतलब स्कीम्स के अगेंस्ट मुझे अकाउंट नंबर शो हो रही है, लेकिन सेम चीज अभी मैंने क्रोम में करी थी तो नहीं दिख रही थी। तो कभी कभी मोस्टली लोगों को लगता है कि हम लोगों को लगता है कि यार सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो रही है, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। तो सर्किन चांसेस ऐसे होते हैं कि हमारी कैचे या हिस्ट्री हम रिमूव करके उस काम को करें तो हो जाता है हमारा। तो ये चीज मेरा दिखाने का मोटिव यही था कि ब्राउजर भी इशू होते हैं, कभी कभी ब्राउजर का भी इशू होता है। इस पेमेंट पे मैं क्लिक करूंगा। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो डिटेल आपको मेकर में दिखी थी वही आएगी। अब इस पेमेंट को आपको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो इसको ओके करेंगे रिमार्क में, मैं इस पेमेंट को अप्रूव कर रहा हूँ या मैं डन कर रहा हूँ। अगर रिजेक्ट करना होगा मुझे तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो मुझे जो भी करना होगा, लेकिन मुझे रिमार्क में मेंशन करके अप्रूव या रिजेक्ट मुझे करना होगा। मान लीजिए कि मुझे इसको अप्रूव करना है, मैंने अप्रूव किया, सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव। अब मैंने अप्रूव कर दिया इसको। अब ये पेमेंट गई नहीं है, अभी सिर्फ पेमेंट अप्रूव्ड हुई है, क्योंकि मैंने अभी इसमें डीएससी नहीं लगाई है अपनी। अब मुझे डीएससी लगाने के लिए ई पेमेंट में जाना है। ई पेमेंट में जाने के बाद डिजिटली साइन पेमेंट फाइल पे मुझे जाना है। मैं इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं यूके 187 जिस भी स्कीम से आपने पेमेंट की है वो सेलेक्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी पेमेंट बनाई थी 90 रुपए की, जिस 100 रुपए की पेमेंट बनाई थी, 10 रुपए का डिडक्शन था, तो देखिए यहाँ पे 90 रुपए आ रहा है। तो इस वेंडर को 90 रुपए जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। लेकिन अभी फाइल अंडर प्रोसेसिंग आ रहा है। जो पेमेंट की फाइल मैंने बनाई है, ये पेमेंट की फाइल बन रही है। कभी कभी ये जल्दी बन जाती है, 2, 4, 5 मिनट में बन जाती है। कभी कभी इस पेमेंट फाइल को बनाने में आधा घंटा भी लग जाता है। तो इस पेमेंट फाइल को बनना जब तक नहीं बनती है तब तक हमें वेट करना होगा। और जब ये फाइल बन जाएगी उसके बाद हम, जैसे मैं आपको नीचे वाली पेमेंट पे दिखा देता हूँ, इस पे क्लिक करेंगे, अपने डीएससी लगाएंगे, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे अगर हमें करनी है साइन तो। और हमें इस पेमेंट को गलती से बन गई थी, हमने कुछ चेक नहीं किया, फाइनली हमें यहाँ पे आके पकड़ में आया कि नहीं यार ये पेमेंट गलत बन गई है। यहाँ पे तो 306 करना था 19,000, ये तो 603 की बन गई है। तो इस पे चेकबॉक्स यहाँ पे रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें भी एक रिजेक्ट का ऑप्शन है, तो रिजेक्ट यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा चेकर का था फाइनल कॉन्सेप्ट। तो मैंने मेकर आपको बताया कि मेकर से कैसे पेमेंट बनती है। फिर मैंने आपको चेकर से बताया कि चेकर से उसको कैसे अप्रूव करते हैं, चेकर में कैसे डीएससी रजिस्टर्ड करते हैं। तो ये पूरी पीएफएमएस की प्रोसेस है। अब हमारे कुछ यानी मेरे को जो प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ, जो मेरे को सुनने में आती है मैक्सिमम, हमारा पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा। हम अपने आईडी पासवर्ड से हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ब्राउजर के इशू होते हैं। आप मोस्टली ट्राई करते होंगे क्रोम पे कि हम फॉरगेट पासवर्ड कर लें। पीएफएमएस में बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि वो इंटरनेट एक्सप्लोजर पे ही ज्यादातर काम करती है, मतलब वर्क करती है। इंटरनेट एक्सप्लोजर पे ही वो अच्छे से वर्क कर रही है। क्रोम पे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में इशू नहीं है, वो ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन बना रखी है उन्होंने, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देखिए मुझे अगर फॉरगेट पासवर्ड करना होगा तो मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। मुझे लॉगिन आईडी यहाँ डालनी है। अगर मेरे पास लॉगिन आईडी है या मेरे पास ईमेल आईडी है, इन दोनों में से मैं एक चीज डालूंगा और वेरीफाई लॉगिन आईडी करूंगा। मेरे पास लॉगिन आईडी है तो यहाँ पर आएगा योर यूजर नेम इज अप्रूव, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन आफ्टर एंटरिंग कैप्चा। अब मुझे इस आईडी का पासवर्ड नहीं मालूम है, मुझे फॉरगेट पासवर्ड करना है। अब देखिए मेरी लॉगिन आईडी आ गई, मेरी किस मेल आईडी मेरी जो कॉन्फ़िगर्ड है वो आ गई, मेरा मोबाइल नंबर कौन सा कॉन्फ़िगर्ड है वो आ गया इसमें। अब
सेंड ओटीपी ऑन ईमेल, मुझे ओटीपी मेल पे मंगाना है, सेंड ओटीपी बाय एसएमएस, एसएमएस फोन पे मंगाना है, ये दोनों पे मंगाना है, क्योंकि मेरे को मेरा पासवर्ड मालूम है और ये जो आईडी और नंबर है ये हमारे अकाउंटेंट सर का है, तो मैं नहीं भेजूंगा उन पे। लेकिन आप बोथ भी करेंगे या जिस पे भी करेंगे तो ये ओटीपी आएगा, आप एंटर करेंगे तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दिखाई देता हूँ एक चेंज करके, UTKD FAA35। ओटीपी है, 14 मिनट्स तक ये रहेगा। देखिए मैंने अभी आपके सामने मेल आईडी खोली है, देखिए मेरा जो ओटीपी आया है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरा ओटीपी आया है, वन टाइम ओटीपी, ये जस्ट अभी आया है। इस ओटीपी को मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं एंटर करूंगा, वेरीफाई ओटीपी करूंगा, तो मेरा न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, मैं पासवर्ड चेंज नहीं करूंगा, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि यहाँ पर आपका जो न्यू पासवर्ड है वो डालेंगे, तो इसको कंफर्म करेंगे और सेव करेंगे, तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो आपका न्यू पासवर्ड बन जाएगा। तो ये काफी जगह से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि हम अपना पासवर्ड रिसेट नहीं कर पा रहे हैं, वो पेमेंट के टाइम पर फाइल वहाँ शो नहीं हो रही है, तो हम कैसे करें। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए अभी जो हमने पेमेंट बनाई है डिजिटली साइन पेमेंट फाइल, मे भी अब हो गई होगी वो सक्सेसफुली। देखिए जो भी पेमेंट अंडर प्रोसेस आ रही थी वो पेमेंट बन गई है। अब इस पेमेंट को मुझे अप्रूव नहीं करना है बिकॉज मैंने डमी पेमेंट बनाई थी, तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा किसी भी रीजन से। दिस पेमेंट हैज बीन रिजेक्टेड, जैसे ही मैंने इसको रिजेक्ट किया तो मेरी यहाँ पर एक ही पेमेंट बनी है, जो मेरी पेमेंट है, जो मैंने पेमेंट बनाई थी वो मेरी रिजेक्ट पेमेंट फाइल में चली गई। ये देखिए 90 रुपये मैंने जो भी पेमेंट बनाई थी 100 रुपीज की, वो मेरी पेमेंट अब रिजेक्ट हो गई है। जो पेमेंट हम अप्रूव कर देते हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ शो होती है। अगर मान लीजिए ये मैंने 15,000 रुपीज की पेमेंट की है किसी को और आपको जानना है कि किसकी की है, तो सेम ई पेमेंट में जाएंगे, डिजिटल साइन फाइल में जाएंगे, जिस भी स्कीम के अगेंस्ट देखना है आपको वो सेलेक्ट करेंगे, डिजिटली साइन पेमेंट फाइल करेंगे और यहाँ पर ये पेमेंट एडवाइस नंबर पे सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेसिंग हो गया आएगा। और थोड़ी देर के बाद यहाँ नीचे ये जैसे हम पीपीए निकल के आता है उस तरीके से पीपीए निकल के आ जाएगा कि ये किसको पेमेंट हुई है, क्या पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी थी, किस अकाउंट नंबर में गई है, आईएफएससी कोड क्या है, कितने रुपए की पेमेंट हुई है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ये आइकन देख रहे होंगे, ये वर्ड में डाउनलोड हो जाएगा, एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा, पावर पॉइंट में डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ, लेकिन मैक्सिमम हम लोग इसको पीडीएफ में डाउनलोड करते हैं। तो मैं जैसे पीडीएफ में क्लिक करूंगा तो ये मेरा, ये देखिए पीडीएफ मेरा डाउनलोड हो गया। मैं इसको ओपन भी करता हूँ, ये देखिए जो मैंने पीपीए अभी डाउनलोड किया आपके सामने, वो ये मेरा पीपीए आ गया आपके सामने। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि पेमेंट हम कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। अगर यहाँ तक आप में से किसी सर को या किसी जन को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग कि एफएमएस के बारे में अगर कोई क्वेरी हो किसी की तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ये पीफेओस का सेशन जो था काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि इसमें जो है हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो हैं वही सारा काम करते हैं। इसमें अगर कोई क्वेरीज हो उनकी तो हमें डीपीआर साहब के माध्यम से चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कि पूछ लेंगे अगर इस तरह का समझ में ना आए। खान साहब आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही। असल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। दिनेश कहाँ चले गए? अभी हैं, बताइए बताइए। हाँ बता रहे, हमारे डीपीएम कुछ करना चाहते हैं, कुछ पेमेंटों में दिक्कत हो रही है ना। अच्छा, तो फिर मैं आपके उसमें आपको क्यू में रखता हूँ, कोई और है तो बात कर लेंगे, मैं पिथौरागढ़ से बात कराता हूँ। हाँ और कोई कहीं से कोई है? एक रिक्वेस्ट थी, नैनीताल से बोल रहा था मैं। सर बताइए। जी सर ये बताइए। हमारे जनपद में 3 ग्राम पंचायतें हैं, जी। बगड़तल्ला, बगड़मल्ला और महरोड़ा, तल्ला, मल्ला और मेहरोड़ा। विकासखंड कोटाबाग की। जी जी। विगत 2 महीने से अनुरोध कर रहा हूँ, उनका बैंक अकाउंट जो है वो किसी कारणवश जो है उसका आईएफएससी कोड वगैरह चेंज हुआ, तो ई ग्राम स्वराज में वो पेमेंट वगैरह नहीं हो पा रहा है। वो मैपिंग उसकी कुछ डिस्टर्ब हो गई है, और गंगवार जी को, डायरेक्टर साहब को पहले हमने अनुरोध भी किया था, पत्र भी लिखा, व्यक्तिगत रूप से भी कहा। तो ये एक बड़ा इशू बन जा रहा है जनपद में, और उच्चाधिकारी बार बार नाराज हो रहे हैं कि 2 महीने से आप लोग एक छोटा सा समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध था कि गंगवार जी थोड़ा व्यस्त है, फोन वगैरह नहीं उठा पाते या फोन बंद रहता है कई बार, नहीं मैं अभी अभी तो आपसे वो इसको प्लीज जरा करा देते ना, ये ई ग्राम स्वराज का ही मामला है। डेफिनेटली ठीक, डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और जनपद है किस तरह का जिनका रहा हो? तो मैं जो पहले जो है पिथौरागढ़ से अनुरोध करूंगा, मैं थोड़ा सा बीच में रोक के, पिथौरागढ़ के हमारे डीपीआर साहब हैं हरीश जी, वो अपने डीपीएम से बात करा लीजिए, या गंगवार जी मेरे साथ हैं। दिनेश कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डीपीएम बात करना चाह रहे हो तुम्हें। जी सर। जी जी सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ महेश। सर ये वही ई-ग्राम स्वराज में थोड़ी बहुत दिक्कत है, पेमेंट वाली आ रही है ना। पेमेंट काफी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ रही है, 40-45 दिन। आज तो हमारे 2-3 ग्राम पंचायत में 40 दिन से ऊपर हो गए, तो पेमेंट खातों में पड़ नहीं रहा, जिस वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है। चलो मैं आपसे अलग से डिस्कस कर लेता हूँ। मैं अभी इस सेशन के बाद ना मैं अभी 1-to-1 कॉल कर लूंगा आपको, ठीक फिर सर। मैं बात कर लूंगा उसके रिगार्डिंग ना, पेमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी दिक्कत है। ठीक सर। मैं अतुल जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी दो संक्षिप्त में अपनी बात रख दें, जो मैंने नोट की थी आपके वहाँ 3 जो ई ग्राम स्वराज में आई थी, फिर ये अलग से जो है ट्रेनिंग सेशन के बाद में आपसे बात कर लेंगे। अतुल जी। अतुल जी मेरी आवाज आ रही है? चलिए अच्छा, फिर हम जो है अतुल जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे बाद में बात कर लेंगे, मैं बात करा लूंगा, और जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। चलिए कंटिन्यू करें। नहीं, गंगवार जी को संज्ञान में है, मैं इनको हर दूसरे चौथे दिन व्हाट्सएप करता रहता हूँ। गंगवार जी वो कोटाबाग वाला जो है आप कह रहे हो रिजॉल्व हो गया, वो रिजॉल्व हुआ नहीं है प्रॉब्लम। जो बगड़ तल्ला, बगड़ मल्ला, महरोड़ा, महरोड़ा, 3 है ना जो बता रही सर पोर्टिंग का इशू था, मैंने तीनों की तीनों ग्राम पंचायतें पोर्ट करा दी हैं। मेरे एंड से जो पोर्टिंग की दिक्कत आ रही थी मैंने पोर्टिंग करा दी है। मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ सर, अगर मतलब जो मेरे एंड गंगवार का। ऐसा है ना सर कि भैया लाइव दिखा के हमें कोई वो नहीं है, वो जो कर्मचारी है वो भी आपको बार बार फोन कर रहा है, यहाँ की डीपीएम भी बता रहे हैं, कमलेश भी बता रहे हैं। मैं सर अभी मैं कमलेश से मयूरी से सेशन के भाई आधे घंटे के बाद, और जो आनंद पांडे हाँ, जी हैं। आप आज मेरे भाई इसे निपटा दो यार, ये यहाँ पे प्रधान संघ के सारे लोग आए थे, मतलब बड़ी स्थिति ऑकवर्ड हो पा रही है, वहाँ का पेमेंट नहीं हो रहा, रोज वो प्रधान फोन कर रहे हैं, प्रधान संगठन के लोग फोन कर रहे हैं। और ठीक ये है। आप कह रहे इसे हो गया, वो कह रहे नहीं हुआ, इसे रिजॉल्व करके हमें आप बता दो कि ये हो गया। तो इस सेशन के बाद हम फिर आप देखेंगे। सबसे अच्छा है ना कि वो आनंद पांडे जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है उनसे आप बात करें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अतुल जी, चलिए कंटिन्यू। ठीक, थैंक यू। तो जैसे कि हमारा पीएफएमएस का सेशन तो कंप्लीट हो गया है, जो पेमेंट्स की कुछ इश्यूज बताए हैं वो अभी हम चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कतें आ रही है पेमेंट्स में। लास्ट टाइम भी मैंने जो सेशन किया था उसमें ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें आपको कवर कर दी थी, लेकिन फिर भी एक बार मैं पीएफएमएस के बाद में ई ग्राम स्वराज पे रिपोर्ट सेक्शन पे एक बार नजर डालूंगा कि अभी हमें जो बीपीडीपी, डीपीडीपी और जीपीडीपी जो चढ़ानी थी
उसमें अगर 21-22 में मैं बात करूं तो हमारी 13 की 13 जिला पंचायतों ने कंप्लीट कर दी है, लेकिन हमारे कुछ ब्लॉक पंचायतें बची हैं जिसमें अल्मोड़ा की कुछ पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें बची हुई हैं। अल्मोड़ा की अभी 5 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें प्लान नहीं चढ़े हैं। बागेश्वर 100% है, 3 चमोली में है। चमोली की एक दिक्कत थी दसोली ब्लॉक की, सर वो रिजॉल्व हो गई है। चंपावत 100% हो गया है, देहरादून 100% हो गया है, हरिद्वार 100% है, नैनीताल 100% है, पौड़ी 100% है, पिथौरागढ़ 100% है, रुद्रप्रयाग 100% है, टिहरी 100% है, उधम सिंह नगर 1 ब्लॉक बचा है और उत्तरकाशी के 2 ब्लॉक बचे हैं। तो कुल मिला के हमारे 4 जनपद ऐसे हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, डीपीडीपी रिमेनिंग सभी 100% है हमारे। तो ये 11 ब्लॉक बच रहे हैं हमारे, काफी दिन से 11 ही हैं। तो शायद सर ने कल आरडी के सर से बात भी करी थी, तो उन्होंने भी अपने स्तर से लेटर्स वगैरह इशू किए हैं। हमारी ग्राम पंचायतें 100% हैं। 7791 के अगेंस्ट 7791 हमने जीपीडीपी चढ़ा रखी है अपनी। यहाँ पे फिजिकल प्रोग्रेस की रिपोर्ट आती है कि हमारी फिजिकल प्रोग्रेस कितनी जीपीओ में हो गई है, कितनी पंचायतों ने जियो टैगिंग इनिशिएट कर दी है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑन बोर्ड कितनी पंचायतों की है, 14 फाइनेंस में कितनी पंचायतों में रिसिप्ट और कितने में एक्सपेंडिचर हो रखा है, 15 फाइनेंस कमीशन में कितनी पंचायतों में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हो रखा है, 2020-21 में कितनी पंचायतों की ईयर बुक क्लोज हो गई है। तो देखिए उत्तराखंड में 12 जिला पंचायतें 61 ब्लॉक्स में और 7763 ग्राम पंचायतों में आज तक की डे बुक क्लोज हो गई है, मतलब सॉरी ईयर बुक क्लोज हो गई है। 7,761 ग्राम पंचायतों की ईयर बुक क्लोज हो गई है। ये फिर हमारा ऑडिट से रिलेटेड है कि रजिस्टर ऑडिटर्स कितने हैं, रजिस्टर ऑडिटीज कितने हैं, ऑडिट प्लान कितनी जीपी का हो गया है, उनका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड क्या है, ऑडिट रिपोर्ट कितनी पंचायतों में जनरेटेड हो गई है। तो यहाँ से हम रिपोर्ट निकाल लेते हैं अपनी। अब यहाँ पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में हम डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। इसमें देखिए कि पेमेंट्स अगर हमें चेक करनी है ऑनलाइन पेमेंट्स, तो ये ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस रिपोर्ट है, यहाँ से हम पेमेंट का स्टेटस चेक करेंगे। ऑनबोर्ड की जैसे पहले हमें अपनी ग्राम पंचायत को ई ग्राम स्वराज पे ऑनबोर्ड करना होता है। ऑनबोर्ड करने के बाद ही उस पंचायत में हम मेकर चेकर की डीएससी वगैरह रजिस्टर करते हैं, वेंडर रजिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले ऑनबोर्ड का काम होता है। तो जैसे कि अभी जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि ऑनबोर्ड नहीं हुई है पंचायतें, पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए पहले पंचायत को ऑनबोर्ड करना होगा। पंचायत जब ऑनबोर्ड नहीं होगी तो फिर पेमेंट कोई नहीं कर सकता उसमें। और ऑनबोर्ड ना स्टेट से होना है, ना डिस्ट्रिक्ट से होना है, ना ब्लॉक से होना है, वो ग्राम पंचायत से ही होना है और ग्राम पंचायत की ही प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में कुछ नहीं है। अगर मैं 14 फाइनेंस कमीशन तक तो सभी ने मैप कर रखे थे, सारी ऑनबोर्ड हो गई थी हमारी। कुछ लोगों के अकाउंट अभी मैप हुए हैं, उनके मर्ज हुए हैं, तो उन अकाउंट को डीएक्टिवेट करके जो अकाउंट मर्ज हुए हैं, जो नए अकाउंट आए हैं, उनको मैप करना है उनको। और वो मैप करने की प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको पीएफएमएस में बताई थी, सिमिलर उसी तरीके से आपको मैप करना है। तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं अभी, तो देखिए 7791 ग्राम पंचायतों में 7748 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो ऑन बोर्ड हैं। इतनी पंचायतों में पेमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ बची हुई पंचायतें हैं उसमें हम भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी पंचायत ऑन बोर्ड ही नहीं है। मैंने उत्तराखंड पे क्लिक किया, मेरी डिस्ट्रिक्ट वाइज समरी निकल के आ जाएगी।
तो थोड़ा सा टाइम ले रही, एक बार दोबारा से क्लिक कर देता हूँ बैक। उत्तराखंड पे हम क्लिक करेंगे, स्कीम कोड हमारा 15 फाइनेंस कमीशन का यूके 230 है। अब देखिए अल्मोड़ा में 1160 में 1160 पंचायतें ऑन बोर्ड हैं, बागेश्वर में 407 की 407 है, चमोली में 610, चंपावत में 313 के अगेंस्ट 312 है, देहरादून कंप्लीट है, हरिद्वार कंप्लीट है, नैनीताल भी कंप्लीट है। इससे सर अभी कोटाबाग की बात कर रहे थे, ये बगड़ तल्ला बगड़ मल्ला दोनों पोर्ट हो गई है। इसमें मल्ला भी, बगड़ मल्ला भी पोर्ट हो गई है, बगड़ तल्ला भी पोर्ट हो गई है। महरोड़ा, ये महरोड़ा जो तीसरी पंचायत है वो भी सर इसमें पोर्ट हो गई है। तीनों पंचायतें पोर्ट हो गई हैं, आपकी 100% पंचायतें इसमें पोर्ट है, जिसका मतलब 100% पंचायतें 15 फाइनेंस कमीशन में पेमेंट कर सकती हैं। पौड़ी 100% है, तो थोड़ा अगर 100% है, रुद्रप्रयाग 100% है, टिहरी 1035 के अगेंस्ट 995 है, यहाँ पर ये 40 का डिफरेंस है। अभी उधम सिंह नगर 100% है। उत्तरकाशी में 2 पंचायतें ऐसी हैं जिसमें अभी भुगतान हम नहीं कर सकते, वो ऑन बोर्ड नहीं हुई है। तो यहाँ से हम ऑन बोर्ड की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं। अभी एक इसमें बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, वो मैं आप सभी के साथ एक बार शेयर करना चाहता हूँ। अकाउंटिंग में जाएंगे, पीएफएमएस इंटीग्रेशन रिपोर्ट में जाएंगे, स्कीम कंपोनेंट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हम 20-21 की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, सेंट्रल की स्कीम्स का देखना चाह रहे हैं, 15 फाइनेंस कमीशन का, तो ये देखिए पहले ये रिपोर्ट नहीं आती थी कि किस कंपोनेंट में कितना खर्चा हुआ है। तो अब जो हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो सैनिटेशन हो, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट्स में आपको एक्सपेंडिचर शो कर देगा ईयर वाइज। देखिए मैं उत्तराखंड पे क्लिक करता हूँ जैसे, तो देखिए ऊपर हमारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जो कंपोनेंट्स हैं। इसको स्क्रॉल करेंगे इस साइड को, देखिए एजुकेशन, मार्केट एंड फेयर, हेल्थ में कितना खर्चा हुआ है, इरिगेशन में कितना खर्चा हुआ है, सैनिटेशन इंक्लूडिंग इसमें कितना खर्चा हुआ है, सॉलिड वेस्ट में कितना खर्चा हुआ है, स्ट्रॉन्ग वाटर में कितना खर्चा हुआ है, वाटर मैनेजमेंट में कितना खर्चा हुआ है, वाटर सप्लाई में कितना खर्चा हुआ है, वाटर साइड में कितना खर्चा हुआ है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में कितना खर्चा हुआ है, एनी अदर कितना खर्चा हुआ है। तो अभी तक जो हमें प्रॉब्लम फेस होती थी कि हमें कंपाइल एक एक्सपेंडिचर मिलता था, हम ये पता नहीं कर पाते थे कि किस पंचायत ने जो, मतलब एक पंचायत ने जो खर्च किया है वो किन किन कंपोनेंट में खर्च किया है। पहले हमें बस सिर्फ इतना मालूम चलता था कि पंचायत को हमने 100 रुपए दिए, उसने 60 रुपए खर्च कर दिए जी, 40 रुपए बचे, लेकिन उसने 60 रुपए वो किन चीजों में खर्च किए हैं हमें वो नहीं पता चल पाती थी। तो इन कंपोनेंट्स को इसलिए खोला गया है कि हमें एक एक डिटेल मिल जाए कि भैया इस पंचायत ने किस किस कंपोनेंट में पैसा खर्च किया हुआ है। तो मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ किसी भी पंचायत की, एग्जाम्पल के लिए। अभी देखिए, अब ये पंचायत है बेलवाल गांव, इसमें देखिए मेंटेनेंस रोड्स पे इन्होंने खर्चा किया हुआ है, और बाकी इन्होंने अभी ये खर्चा किया हुआ है एनी अदर में, बीच में इन्होंने कोई खर्चा नहीं किया हुआ है। क्योंकि मैंने 20-21 सेलेक्ट किया हुआ है, ये भी हो सकता है 20-21 में इनकी पंचायत ऑनबोर्ड ना हो पाई हो, जल्दी ना हुई हो, इसलिए इन्होंने कम भुगतान किया हुआ है। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से अब आप कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर देख सकते हैं कि भाई किस स्कीम के कंपोनेंट्स में कितना खर्चा किस पंचायत ने किया है। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट आई थी, मुझे लगा कि आप सभी के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग या मतलब जिले से भी काफी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि आप बताइए कि भाई ड्रिंकिंग वाटर में आपने कितना खर्चा किया है, आपने वाटर सैनिटेशन में कितना खर्चा किया है, आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स
वाइज आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है। तो ये अकाउंटिंग में जाके पीएफएमएस इंटीग्रेशन रिपोर्ट में जाके आपको स्कीम कंपोनेंट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में जाना है। यहाँ से आपको स्कीम वाइज कंपोनेंट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर यहाँ से डीएससी स्टेटस कि किस पंचायत में डीएससी रजिस्टर्ड है नहीं है। उत्तराखंड, फाइनेंस कमीशन, अब देखिए यहाँ पर आ रही है रिपोर्ट हमारी कितनी डीएससी रजिस्टर्ड है। टोटल पंचायतें हमारे अल्मोड़ा में 1160 है, यहाँ पे 1137 पंचायतों में डीएससी रजिस्टर्ड है। बागेश्वर में 398 में है, चमोली में 599 में है, चंपावत में 301 में है, देहरादून में 397 में है, हरिद्वार में 306 में है, नैनीताल में 475 में है, पौड़ी में 1169 में है, पिथौरागढ़ में 677 पंचायतों में है, रुद्रप्रयाग में 336 पंचायतों में है, टिहरी में 936 पंचायतों में है, उधम सिंह नगर में 372 पंचायतों में है, उत्तरकाशी में 488 पंचायतों में। अब जितनी पंचायतों में यहाँ पर ये 7591 पंचायतें ऐसी हैं जो भुगतान कर सकती हैं, क्योंकि इनमें डीएससी रजिस्टर्ड है, तो ये भुगतान अप्रूव्ड होगी इनकी डीएससी। मैं कोई चीज एक दिखा देता हूँ लाइव आपको। ये देखिए, ये एक पंचायत है, इसका मेकर अप्रूव्ड है, इसका चेकर भी स्टेटस अप्रूव्ड है। तो इन डिटेल्स में आप इस तरीके से भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये प्लानिंग सेक्शन है हमारा। इसमें अगर प्रीवियस ईयर की आपको रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है कि हमने 2017-18 में क्या प्लान चलाया था किस पंचायत में, या 2019-20 में हमने क्या प्लान चलाया था, तो ये अप्रूव एक्शन प्लान रिपोर्ट में जाके आप प्रीवियस ईयर की जो भी ग्राम पंचायतों ने अपनी जीपीडीपी चढ़ाई है वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अप्रूव एक्शन प्लान, मान लीजिए 2021 देख लीजिए। अभी मीटिंग में बैठा हूँ सर, अभी मीटिंग में कॉल करता हूँ। तो जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में देखिए 12 जिला पंचायतों में प्लान चढ़े हैं, 90 ब्लॉक में प्लान चढ़े हुए हैं, और ग्राम पंचायतों में 7791 में। ये मैं 2021 की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, 2020-21 की रिपोर्ट है ये। अगर आप जिला पे क्लिक करेंगे तो जो नहीं हो रखा होगा उसमें रिपोर्ट क्लिक आ जाएगी कि इसकी रिपोर्ट नहीं हो रखी है। ये 12 हो रखे हैं देखिए, लेकिन इसमें उधम सिंह नगर गायब है, उधम सिंह नगर का प्लान नहीं चढ़ा हुआ है। तो ये एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, रिपोर्टिंग सेक्शन है, सारी रिपोर्ट यहाँ से निकलती है। इस सॉफ्टवेयर में अभी 2 दिन पहले एक चेंजेस हुए हैं, और जैसे कि मैं अभी आपको पीएफएमएस में बता रहा था कि डिडक्शन का एक पोर्शन लगा है, तो सेम इसमें भी एक डिडक्शन का पोर्शन आया है। जब हम पेमेंट वाउचर बनाएंगे तो उस समय डिडक्शन के लिए एक चीज आई है, उसकी आज मीटिंग, ट्रेनिंग टाइप कह लीजिए, मीटिंग कह लीजिए। शाम को 4 बजे से भारत सरकार से हमारी मीटिंग है कि डिडक्शन किस टाइप से होंगे। लेकिन पेमेंट जो हो रही है वो पेमेंट तो अभी मना नहीं है कि हम पेमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। पेमेंट हम कर सकते हैं अभी भी। जहाँ पे डिडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे डिडक्शन होगा, जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होगी वहां नहीं करना हमें डिडक्शन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर पेमेंट पे जीएसटी कटता ही कटता हो, हर पेमेंट पे हमारा टीडीएस कटता ही कटता हो, हर पेमेंट पे हम रॉयल्टी काट ही रहे हो अपनी। तो कुछ जगह से सुनने में आया था कि पेमेंट्स अभी नहीं हो रही है, पेमेंट्स पे रोक लगी हुई है।